हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल इंडिया। मेरा नाम मारूफ है और आज का लेक्चर नंबर 2 है ऑफ द चैप्टर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश। सो एक्चुअली हमने लेक्चर नंबर 1 में वी हैव डिस्कस कि काफी सारी यूरोपियन पावर्स ऑलरेडी आ चुकी थी। उसमें से द मोस्ट सक्सेसफुल जो निकल कर आई दैट वर द ब्रिटिशर्स, और उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे कि वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्या थे, जिन्हें हमने लेक्चर 1 में इलैबोरेटिव तरीके से डिस्कस किया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द स्टोरी अगेन, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1799 में बनी और 1600 में जिसको क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया, उसके पास अभी सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स थे। वाई, हाउ एक्चुअली इंटेंशनली था या एक्सीडेंटल था कि ब्रिटिशर्स जहां जो ट्रेडिंग के लिए आए हैं, दे गॉट अ शिफ्ट टुवर्ड्स द कॉन्करिंग या एनेक्सेशन में, या इंडिया को कॉलोनी बनाने में उनके अरमान जाग गए। इस चीज का ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल। अब बंगाल के बारे में जिस टाइम बंगाल के बारे में बात की जा रही है, बंगाल जो बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश को कंसिस्ट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक टाइम पर 1970 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, एंड देन बांग्लादेश गॉट अ लिबरेशन फ्रॉम द पाकिस्तान इटसेल्फ। सो बंगाल इस टाइम पे सबसे रिचेस्ट प्रोविंस कहलाता है मुगल एम्पायर का। काफी स्टेबल था, काफी ट्रेजरी में रिच था, एंड दैट इज हाउ, जिस पर्टिकुलर रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स को काफी एल्यूर करता है बंगाल। इसका जो नवाब है, दैट हैड अथॉरिटी ओवर द रीजन कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा। सो हम जब बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तो हम बंगाल में इंक्लूड कर रहे हैं प्रेजेंट डे बांग्लादेश को, प्रेजेंट डे बिहार को, प्रेजेंट डे ओडिशा को एज वेल। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बंगाल, बंगाल से जो एक्सपोर्ट्स यूरोप में जाते थे, दैट कंसिस्टेड ऑफ द रॉ मटेरियल्स, जैसे कि सैलपेटर हो गया, राइस हो गया, इंडिगो हो गया, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। सो दीज वर द एक्सपोर्ट्स जो बंगाल से यूरोप की तरफ जा रहे थे। The English East India Company had vital commercial interest where in trading in Bengal, as nearly 60% ब्रिटिश के इंपोर्ट जो एशिया से थे, वो मैक्सिमम गुड्स थे बंगाल से। So this is how much बंगाल had a power over the East India Company. So अगर मैं वापस से रिपीट करूं, इसको एक कंक्लूसिव तरीके से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अंग्रेजों की जो एक कह सकते हैं कि इंटरेस्ट वो बंगाल की तरफ कैसे आया। बंगाल काफी स्टेबल है, काफी रिचेस्ट प्रोविंस कहलाता है, एंड यहाँ पर मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स हैं जो ब्रिटेन की तरफ जा रहे हैं, वो मैक्सिमम जो है वो बंगाल से हैं, 60% कह सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही है, जैसे कि राइस हो गया, इंडिगो हो गया, पेपर हो गया, शुगर हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया और हैंडीक्राफ्ट। ये वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस मुगल प्रोविंस का कहला रहा है, और जो नवाब है बंगाल का, उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है ओवर द बंगाल, एंड बंगाल ये लोकल रूलर्स या कह सकते हैं लोकल लड़ाइयों से काफी ज्यादा परे था। 1630s में रेगुलर कांटेक्ट हुआ ब्रिटिशर्स का बंगाल के साथ, जो आगे बढ़ता गया, एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज हुगली में, बालासोर में, कासिम बाजार में, पटना में एंड ढाका में। ठीक है, ढाका व्हिच इज प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ द बांग्लादेश। 1690s में कैलकाटा की फाउंडेशन रखी गई बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दैट कंप्लीटेड द होलसम प्रोसेस ऑफ व्हाट, इंग्लिश का कमर्शियल सेटलमेंट इन द बंगाल। कंपनी ने कहा कि वो एनुअली एक सम पे करेंगे 3000 उस टाइम पर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 350 पाउंड, टू होम, टू द नवाब ऑफ बंगाल, टू द मुगल एम्परर एक्चुअली, अगर वो उन्हें फ्रीली ट्रेड करने दे इन बंगाल। इन कॉन्ट्रास्ट, जो कंपनी के यहाँ पर देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कहां पर लग रही है, जो कंपनी के एक्सपोर्ट्स है बंगाल के, वो मोर देन 50,000 पाउंड से ज्यादा थे पर एनम एक साल में, जहां पर कंपनी का क्या चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस कंटैक्ट हो रहा है बंगाल से,
एंड स्लोली कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री सेटल कर रही है, बालासोर में, कासिम बाजार में, पटना में, ठीक है, हुगली में, यहाँ पे कंपनीज अपनी सेटलमेंट बना रही है। फाइनली कैलकाटा की फाउंडेशन रखी जा रही है और एक अग्रीमेंट हो रहा है मुगल्स के साथ। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि अगर आप हमें फ्रीली ट्रेड करने देते हैं बंगाल में तो हम आपको 3000 रुपए, जो आज के 3000 रुपए, उस टाइम पे इट मस्ट हैव वेरी गुड वैल्यू, जो दैट वाज इक्विवेलेंट टू 350 पाउंड्स पर एनम, एक साल में देंगे। जहां पर अगर देखा जाए तो कंपनी जो ट्रेड कर रही थी बंगाल से, जो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट कर रही थी बंगाल से, दैट वाज वर्थ मोर देन 50,000 पाउंड्स पर एनम। ये चीज का ध्यान रखिएगा। 1700 में, 1700 में क्या होता है, मुर्शिद कुली खान को दीवान ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और वो वहां तक 1727 तक रूल करेगा जब तक उसकी मौत होगी। उसको सक्सीड करता है उसी का दामाद जिसका नाम है सुजाउद्दीन, who ruled till 1739। आफ्टर दैट एक साल के लिए सरफराज भी यहाँ पे रूल करेगा, जो काफी ज्यादा इनकैपेबल रूलर सन होता है मुर्शिद कुली का, वो रूलर बनता है एंड इट वाज एक्चुअली किल्ड बाय द अलवर्दी खान। तो ये सक्सेशन है जो बंगाल की चलती आ रही है कि मुर्शिद कुली खान अपनी अंतिम पड़ाव तक वहां पे रूल करेगा। मुर्शिद कुली खान के बाद उनके दामाद सुजाउद्दीन वहां पे रूल करेंगे। सुजाउद्दीन या सुजाउद्दौला भी कहा जाता है, वो रूल करेंगे। सुजाउद्दीन के बाद एक साल के लिए सरफराज खान भी रूल करेंगे, जो काफी इनकैपेबल सन कहलाते हैं मुर्शिद कुली खान के, जिन्हें बाद में अलवर्दी खान मार देता है। अलवर्दी खान रूल करते हैं 1756 के लिए एंड ये ट्रिब्यूट्स देना स्टॉप कर देते हैं टू द मुगल एम्परर। अंडर द रूल ऑफ दीज रूलर, चाहे वो अलवर्दी हो या मुर्शिद कुली हो या सुजाउद्दीन हो, बंगाल काफी ज्यादा प्रोग्रेस करता है and it became one of the most prosperous city या place under the Mughal empire. There were other factors too जो बंगाल को काफी prosperous बनाते हैं, जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया के पास वो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के साथ लड़ रहा था, बंगाल काफी ज्यादा इसमें फ्री था। मराठा की इन्वेजन हो रही थी ऑल ओवर इंडिया, बंगाल इसमें भी काफी ज्यादा फ्री था। पंजाब में जाट रिवोल्ट्स, नॉर्थ इंडिया में जाट रिवोल्ट चल रहे थे, बंगाल उससे भी काफी ज्यादा फ्री था। एक्सटर्नल इन्वेजन हो रही है बाय नादिर शाह, जो पीकॉक थ्रोन लेकर चला गया जहांगीर का, अहमद शाह अब्दाली, देयर वाज एक्सटर्नल एग्रेशंस वर देयर, जो बंगाल उससे भी काफी ज्यादा आइसोलेटेड था। सो रीजन ऑफ बंगाल काफी फॉर्चुनेट था कि इस सब में इनका ध्यान बंगाल की तरफ नहीं गया एंड इट वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि इन चैलेंजेस को वो एस्केप आराम से कर गया एंड दैट वाज द अदर रीजन दैट एक्चुअली मेड बंगाल वेरी प्रॉस्परस। सो पॉपुलेशन ऑफ बंगाल 15,000 से कैलकाटा की रोज करती है और अराउंड 1 लाख इन 1750 में। अनदर सिटी लाइक मुर्शिदाबाद या ढाका की अगर हम बात करें, वो भी हाईली पॉपुलस, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नर्स ऑफ बंगाल के हैं, उन्होंने स्ट्रांगली रिसेंट किया स्पेशल प्रिविलेजेस जो इंग्लिश कंपनी बंगाल में एंजॉय करती है, क्योंकि उनके कहने का मतलब ये था कि as it meant a huge loss to the provincial exchequer। अब खुद देखिए ना, सिर्फ 3000 रुपए देने पड़ रहे हैं मुगल्स को और उसके बदले जो ट्रेड किया जा रहा है बंगाल में, दैट इज एक्चुअली एक्सीडिंग मेरे दोस्तों 50,000 पाउंड से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। तो ये बिल्कुल ये ट्रेड जो थ्योरी थी दादा भाई नेहरू जी की, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को पूरी की पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है कि मुगल एम्परर को या एम्पायर को वो 3000 रुपए दे रहे हैं और खुद ही कितने का ट्रेड कर रहे हैं, अराउंड 5000 पाउंड का ट्रेड हो रहा है। 5000 पाउंड के रॉ मटेरियल ब्रिटेन में भेजे जा रहे हैं। ब्रिटेन में क्यों भेजे जा रहे हैं, बिकॉज इस बात का हम ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब एनेक्सेशन या ब्रिटिशर्स का कॉन्कर स्टार्ट होता है इंडिया में, उस टाइम पे पैरेलल यूरोप में चलता है जिसे हम कहते हैं फेमसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, इन्हें चाहिए रॉ मटेरियल्स एट अ वेरी लेसर प्राइस
and they are going to sell their finished good at a very higher price, and this is what they are going to economically exploit India on this mechanism. So जितने भी गवर्नर्स थे बंगाल के, उन्होंने रिजेंट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो फ्री राइट्स दिए गए हैं ट्रेडिंग बाय द मुगल एम्पायर, इस पे काफी ज्यादा बाधा आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं फ्रिक्शन पैदा हो जाता है इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट का और जो बंगाल की अपनी गवर्नमेंट थी, बिकेम द चीफ कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट होता है। सो ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड, अब यहाँ पे पीरियड आता है 1757 एंड 65 का, the power gradually got transferred from Nawab of Bengal to the British, with the later defeating the former. We all know 1757 में there is a famous battle जिसे हम लोग पॉपुलरली कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सो ये प्रिल्यूड है बैटल ऑफ प्लासी की तरफ कि हम कैसे गए हैं बैटल ऑफ प्लासी पर, कि पहले हमने मुगल से फ्री ट्रेडिंग राइट्स लिए हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता हमने फैक्ट्री सेटलमेंट की है मुर्शिदाबाद में, पटना में, कासिम बाजार में, हुगली में। हमने कैलकाटा की फाउंडेशन रखी, मुगल से फ्री ट्रेडिंग राइट्स लिए, उन्हें 3,000 रुपए दिए, खुद 50,000 पाउंड का यहाँ पर प्रॉफिट लिया और ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स भेजे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा चल रही है और कुछ रीजंस भी हमने साइट किए कि बंगाल बहुत प्रॉस्परस है। पहला, बंगाल वेल्दी है, ठीक है, उसके पास अपने नवाब है। दूसरा, बंगाल जहां पे मराठा इन्वेजन हो रही है, जाट रिवोल्ट हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन का सामना पूरे इंडिया को करना पड़ रहा है, वहां पर बंगाल इन सब चीजों से काफी अलग थलग होकर बैठा है। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन बंगाल इज दैट कि 1757 to 65 में हम एक बैटल की तरफ जा रहे हैं बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बंगाल गवर्नमेंट, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बंगाल गवर्नमेंट को हरा देगी और 1757 विल बी द फेमस प्रिल्यूड टू द बैटल ऑफ प्लासी। इससे पहले जो गवर्नर्स यहाँ पे रह चुके हैं, मुर्शिद कुली खान के दामाद सुजाउद्दीन के बाद थोड़े टाइम तक सरफराज भी रहेंगे, 1 साल तक, पर सरफराज को मार दिया जाएगा बाय द अलवर्दी खान। आज आते हैं बैटल ऑफ प्लासी पर। अब अलवर्दी खान और अंग्रेजों के बीच में बात क्या हुई है 1756 में, तो यहाँ पर 1741 में हम आए हैं। अलवर्दी खान यहाँ पे डिप्टी गवर्नर बना दिए गए हैं बिहार के। इन्होंने नवाब ऑफ बंगाल सरफराज खान को मार दिया है इन अ बैटल और अपने आप को पोजीशन दे दी है एज अ सूबेदार ऑफ बंगाल बाय पेइंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द मुगल एम्परर, और उस टाइम पे बैठे हैं मोहम्मद शाह, ठीक है। अलवर्दी खान 15 साल तक बंगाल को रूल करते हैं, ड्यूरिंग विच उन्होंने इवन की फॉट किया अगेंस्ट द मराठास, फेमस मराठास। इंग्लिश टू दे ऑल्सो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी काफी एडवांटेजेस ली जब नवाब मराठा के साथ युद्ध में शामिल थे, बाय ऑब्टेनिंग अ परमिशन फ्रॉम नवाब टू डिग अ डिच एंड थ्रो अप एन एंट्रेंचमेंट अराउंड द सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम। सो कुछ भी नहीं था क्योंकि नवाब को मराठास की तरफ से काफी बड़ा चैलेंज आ रहा था एंड इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्चुअली गवर्नमेंट की मदद की बाय बिल्डिंग अ एंट्रेंचमेंट इन द फोर्ट विलियम। अलवर्दी खान एप्रीहेंसिव तो काफी ज्यादा था टू द कार्नेटिक रीजन्स। कार्नेटिक रीजन की हम जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मेजरली साउथ इंडिया, कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, जहां पे यूरोपियंस ने अपनी पावर काफी ज्यादा अनसर्व कर दी थी। ऑन रियलाइजिंग देन, उनके पास एक ही ऑप्शन था क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंटेंशंस है उससे काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव है और वो एक डिसीजन लेते हैं कि अंग्रेजों को बंगाल से निकालना ही पड़ेगा टू एक्सपेल द यूरोपियंस फ्रॉम द बंगाल। बट अप्रैल 1756, सिर्फ बैटल ऑफ प्लासी से 1 साल पहले उनकी मौत हो जाती है और उन्हें सक्सीड करते हैं उनके पोते, जिन्हें हम फेमसली जानते हैं एज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वाज अ नवाब जो बैटल ऑफ प्लासी में पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों, ये सन थे, ये ना एक्चुअली ये दोतरे थे क्योंकि ये अलवर्दी के सबसे छोटी बेटी के बेटे थे, ठीक है। सो सिराजुद्दौला वाज द दोतरा ऑफ अलवर्दी खान। तो अगर आपको सक्सेशन वैसे तो आता नहीं है बट एक रफ आइडिया होना चाहिए। मुर्शिद कुली खान, ठीक है,
मुर्शिद कुली खान के बाद हमारे पास दूसरे कौन से आते हैं? हमारे पास मुर्शिद कुली खान के बाद आते हैं सुजाउद्दीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 साल के लिए आ जाते हैं सरफराज, और सरफराज को मार दिया जाता है बाय अलवर्दी, जो 15 साल तक यहाँ पे रूल करते हैं। और अलवर्दी ने ही ये डिसाइड करते हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की मदद करता है अगेंस्ट द मराठा, पर अलवर्दी को बड़ी एप्रीहेंशन है फॉर द ब्रिटिशर्स, और वो ये डिसाइड करते हैं कि लेट वी एक्सपेल द यूरोपियंस फ्रॉम द बंगाल। पर 1 अप्रैल 1756 में उनकी मौत हो जाती है, और उन्हें सक्सीड करते हैं उनके दोतरे ग्रैंडसन, जिनका नाम है सिराजुद्दौला। नाउ सिराजुद्दौला यंग है, और अलवर्दी के जितने भी चैलेंजेस हैं वो सिराजुद्दौला को हैंडल करने पड़ेंगे। 20th ईयर, सिर्फ 20 साल के एक यंग गवर्नर है, यहाँ पे नवाब आ जा रहे हैं, जो इनहेरिट कर रहे हैं बहुत सारी ट्रबल्स अपने नाना हजूर से। ये एग्जैक्टली सेम स्टोरी है जैसे बाबर एंड हुमायूं की थी मिडिवल में, जहां पे मुगल्स बाबर तो आए और उन्होंने डिफीट भी कर दिया इब्राहिम लोदी को, राणा संगा को, इन सबको डिफीट कर कर, बट बहुत सारी जो उन्होंने प्रॉब्लम्स हैं वो सीधा दे दी, झोली में डाल दी हुमायूं की। एंड हुमायूं हैड अ वेरी टमल्टस, जो रीन कह सकते हैं, इन द मुगल एरा। सो उसी प्रकार से सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा यंग है, 20 साल का नौजवान है, जो सारी की सारी जो ट्रबल्स हैं अपने नाना हजूर की वो हैंडल करने लगे हैं। उनका राइवल है उन्हीं का कजन नवाब ऑफ पूर्णिया, जिसका नाम है शौकत जंग। उनके पास एक हॉस्टाइल आंट है जिसका नाम है घस्ती बेगम, और एक चाइल्डलेस विडो है। एक रिबेलियस कमांडर है उनकी आर्मी में जिसका नाम है मीर जाफर, जो हस्बैंड था अलवर्दी खान के सिस्टर का, फुफर, ठीक है। एंड अलार्म्ड हिंदू सब्जेक्ट population as well. So these were the challenges which was before Sirajuddaulah. So Sirajuddaulah, sir, Britisher was not over here the challenge before him. In fact, the challenge was his aunt, जिनका नाम है गस्ती बेगम। उनके कजन नवाब पूर्णिया भी एक चैलेंज था। दूसरा, उनका अपना ही कमांडर, एक रिबेलियस कमांडर है मीर जाफर, जो उनका ही रिलेटिव है और कहीं ना कहीं थ्रोन चाहता है। सो दीज वर द चैलेंजेस जो एक 20 साल के नौजवान के सामने आती हैं। सो एंड इन फैक्ट हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी जो बंगाल में है। So there were a dominant group in his court comprising Jagat Seth, Omichand, Rai Ballabh, Rai Durlabh and others, even who were opposed to him. To these internal rivals की वजह से सिराज की पोजीशन काफी ज्यादा वीक हो जाती है, बिकॉज, और अगर ये तो इंटरनल राइवलरी, और एक्सटर्नली क्या हो रहा है, एक्सटर्नली द ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली चलती आई है। अब सिराजुद्दौला का नेचर काफी ज्यादा इंपल्सिव है और एक्सपीरियंस भी, बिकॉज सिर्फ वो 20 साल के हैं तो एक्सपीरियंस भी लैक कर रहे हैं। अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे हुमायूं के साथ, तो हुमायूं का नेचर इतना इंपल्सिव नहीं था, ठीक है। ही वाज क्वाइट अ पेशेंट वन। इंपल्सिव नेचर मुगल एरा में औरंगजेब काफी इंपल्सिव थे, नॉट हुमायूं। जहांगीर भी कहीं हद तक इंपल्सिव थे। सो सिराजुद्दौला काफी नौजवान है, 20 साल के ही है सिर्फ, तो इंपल्सिव है नेचर में, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। वो काफी ज्यादा इनसिक्योर है बिकॉज इंटरनल एंड एक्सटर्नल राइवलरी यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हो गया कि उन्होंने विच प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव, उन्होंने शौकत जंग को यहाँ पर हरा दिया, ठीक है, और उसे एक बैटल में मार दिया। उन्होंने गिस्ती बेगम को डेवेस्टेटेड कर दिया उसके ट्रेजर से और उसे सिक्योर किया। उन्होंने मीर जाफर को अपनी आर्मी से निकाल दिया और मीर मदान को उसकी जगह पे प्लेस आउट कर दिया। इवन कि एक कश्मीरी ऑफिसर जिसका नाम मोहन लाल है, उसे अपॉइंट किया जाएगा एज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही एक्टेड ऑलमोस्ट लाइक अ पीएम, ठीक है, इन द बंगाल गवर्नमेंट। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो सिराजुद्दौला ला रहे हैं। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ लेट्स गो कि एक पिक्चर हम समझते हैं जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं प्रिल्यूड टू द बैटल, कि बैटल ऑफ प्लासी तक हम कैसे पहुंचे हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी रैम्पट मिसयूज कर रही है अपनी ट्रेडिंग राइट्स का जो उन्हें दिया जा गया था बाय द मुगल एम्पायर।
इंग्लिश ने फोर्टिफाई कर दिया कैलकाटा विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब। कंपनी ने फर्दर उसको मिसलेड किया और दे कंपाउंडेड देयर सिन बाय गिविंग असाइलम टू अ पॉलिटिकल फ्यूगेटिव, ठीक है, जिसका नाम था कृष्णादास, जो राज बल्लभ का बेटा था, जो इमेंस ट्रेजर के साथ भाग गया था। फ्यूगेटिव होता है जो एक देशद्रोही टाइप, जो देश निकाला होता है, उसे फ्यूगेटिव कहते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने सिराजुद्दौला को पोक करने की पूरी कोशिश की है। एक तो ट्रेडिंग राइट्स को वो काफी ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने एक पॉलिटिकल फिगरेटिव जिसका नाम कृष्णदास है, जो बेटा है राज बल्लभ का, उसको भी असाइलम आश्रम दिया अपनी जगह पे, मैं कह सकते हैं कि उसकी सहायता की, ठीक है। सो यहाँ पर दिस विल डेफिनेटली मेक सिराजुद्दौला काफी ज्यादा इंपल्सिव। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट ये सस्पेक्ट करते हैं कि सिराज डेफिनेटली उनके ट्रेड प्रिविलेजेस को रिड्यूस कर देगा विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच इन बंगाल। सो जब सिराज ने अटैक किया इंग्लिश फोर्ट एट कैलकाटा, अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की आमने सामने की टक्कर बिल्कुल खुले में आ गई है। अभी तो जो चल रहा है वो इंटरनली चल रहा है, ठीक है। ये जितने भी पॉलिटिक्स चला रहे हैं वो सब इंटरनली हो रही है, इंटरनल राइवलरी हो रही है। वो ट्रेडिंग राइट्स करते हैं, वो कृष्णदास को सहारा दे रहे हैं। आप यहाँ पर जो एक दूसरे के लिए इनकी एप्रीहेंशंस है वो सबके सब बिल्कुल ओपन में आ जाती हैं। मेंशन में भी हेयर ऑफ मच प्रोपगेटेड ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिराजुद्दौला इट इज बिलीव्ड टू हैव इम्प्रिजन। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी कि उसने 146 इंग्लिश पर्सन्स जो एक टाइनी रूम में रखे गए, ठीक है, और सफोकेशन की वजह से उसमें से 123 दे डाइड ऑफ द सफोकेशन। And historians either do not believe this story or say that the number of victims must have been much smaller, या तो एग्जैजरेशन है अंग्रेजों की, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर कोई अपना राइटर इस टाइम पर नहीं है जो कोट कर रहा है। सो दे हिस्टोरियंस बिलीव दैट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन। या तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बस इनको बहाना चाहिए था सिराजुद्दौला के साथ ओपन बैटल में आने का, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टेकन द एक्सक्यूज ऑफ दिस ब्लैक होल ट्रेजेडी। या इतना नंबर था ही नहीं कि 146 से 123 मर गए सफोकेशन में। सो या तो इन्होंने फिगर्स के साथ गलती की है, या तो ये फैक्ट है ही नहीं। सो नाउ दे टुक द एडवांटेज, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी को एवेंज करेंगे, या कह सकते हो कि रिवेंज लेना चाहते हैं। आ जाते हैं बैटल वाले दिन की तरफ हम। सो बैटल वाले दिन जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है रॉबर्ट क्लाइव की। देखो कौन से क्वेश्चंस आपके निकलते हैं यहाँ पर। आपका पहला क्वेश्चन निकलता है कि बैटल ऑफ प्लासी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है, जो कैलकाटा में आएगा। कहां से आएगा? मद्रास से आएगा। वो इंग्लिश की पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा। इंग्लिश यहाँ पे सिराजुद्दौला को एक आमने सामने के युद्ध में हरा नहीं सकते। दे विल टेक अ पार्ट ऑफ अ ट्रीचरस मीन, वो मीर जाफर की मदद करेंगे। एक अलायंस बनाएगा क्लाइव विद द नवाब की ट्रेटर्स, धोखेबाजों से, जैसे कि मीर जाफर हो गया, जगत सेठ हो गया, राय दुर्लभ हो गया, एंड ओमीचंद हो गया, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम थी विद द नवाब। इस डील में क्या होता है कि डील जो अग्रीमेंट साइन होता है कंपनी का और मीर जाफर का, कि मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद डायरेक्टली नवाब बंगाल बना दिया जाएगा। ठीक है जी। द सीक्रेट अलायंस ऑफ द कंपनी एक कॉन्स्पिरेटर्स के साथ फर्दर स्ट्रेंथन कर देती है अंग्रेजों की पोजीशन। सो ये तो कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की जीत was the most acceptable one, या was already pre-decided even before the battle started. It is very, very even right. Spectrum had truly quoted this word. So due to the conspiracy of Nawab के officials, 50,000 strong force of सिराज को defeat करा दिया गया, हरा दिया गया by बिल्कुल छुटपुट फोर्सेस थे ब्रिटिशर्स के। सिराजुद्दौला को कैप्चर कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया मीर जाफर के बेटे मीरान के नोटिस पर या ऑर्डर्स पर। बैटल ऑफ प्लासी ने प्लेस करता है डिस्पोजल ऑफ इंग्लिश के वास्ट रिसोर्सेस ऑफ बंगाल ऑफ द प्लासी। ये साबित हो गया कि अंग्रेजों ने वर्चुअली मोनोपोलाइज कर दिया है ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ बंगाल, and that was the battle of Plassey.
So Battle of Plassey, which was fought 1757 में, और इसका बैकग्राउंड हमने समझा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी से इसका बैकग्राउंड लिया, पर इंटरनली ऑलरेडी बहुत सी राइवलरीज इन दोनों के बीच में चल रही है। एंड बैटल का दिन जब आता है तो कुछ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स होते हैं और 50,000 स्ट्रॉन्ग सिराजुद्दौला की आर्मी होती है, पर उन्हें हरा दिया जाता है because Britishers used a very treacherous mean. They conspired with the traitors of Nawab Mir Jafar, जिसे डील के अकॉर्डिंगली मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल नेक्स्ट बनाने का अग्रीमेंट साइन किया गया है ओमी चंद जगत सेठ रायदूत, और इसकी वजह से सिराजुद्दौला को कैप्चर किया गया है और मर्डर किया गया है। और ये कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है कि बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की जीत ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी। और इन फैक्ट many historians even say this thing correctly कि क्या हम ये कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी was the deciding factors कि अब अंग्रेज हुकूमत चलाएंगे इंडिया में? तो yes, somehow somewhere it is a yes to it. So let's see the next. अब बैटल ऑफ प्लासी की इंपॉर्टेंस क्या है थियोरेटिकली देख लेते हैं। मीर जाफर नवाब बंगाल बने, पर ये एक पपेट नवाब थे, सब ऑर्डर्स वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ही चलते थे। ये लार्ज सम ऑफ मनी अंग्रेजों को दे रहे हैं। ये प्लासी की एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है बिकॉज प्लासी ने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन इंडिया में गाड़ दी है। तो हम लोग इसे राइटली कोट कर सकते हैं बाय मेनी बुक्स, बाय द स्पेक्ट्रम व्हिच इज फॉलोड फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या आप दूसरी किसी किताब को रेफर करो जैसे कि हो गई बिपिन चंद्र। सो अगर आप उन्हें रेफर करो तो वहां पर ये मेंशन्ड आउट है कि दिस इज द इट एस्टैब्लिश द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश अंग्रेज इन बंगाल। इनके मेन राइवल्स फ्रेंच को जिनसे इनसे एप्रीहेंशन थी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने लार्जर टेरिटरीज को गेन कर लिया, ठीक है, अपनी मिलिट्री फोर्स रखने के लिए, एंड देयर प्रेस्टीज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड कि भारत में ही होकर भारत के ही रूलर को इन्होंने हरा दिया। पर यहाँ पर इन्होंने एकदम से दिस इज हाउ द अंग्रेज वर, दे वर क्वाइट स्ट्रेटेजिक। यहाँ पर इन्होंने अपरेंट कोई चेंज ऑफ द गवर्नमेंट लाई नहीं बिकॉज उन्हें पता था कि लोग ऐसे रिबेलियस एटीट्यूड में आ जाएंगे। इन्होंने नवाब वहीं के रखा, इन्होंने मीर जाफर को ही नवाब रखा रादर देन टेकिंग द थ्रोन टू देमसेल्फ बिकॉज इन्हें पावर एक्सचेंज ऑफ पावर का इतना ज्यादा नहीं है। सो दो द सुप्रीम कंट्रोल जो था वो क्लाइव के पास ही था, जिसकी सपोर्ट से मीर जाफर वहां पर बैठा हुआ था। Right. So this was the significance of the Battle of Plassey. So the next lecture, that will be the lecture number 3, जहां पे हम expansion and consolidation of Britishers को आगे जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर एंट्री देखेंगे मीर कासिम की और ट्रीटी ऑफ 1760 की। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फीचर्स तो देखेंगे ही, उसके बाद we will definitely go to the Battle of Buxar, जो फाइनली एक टेक अवे होगा इन फाउंडेशन, इन कीपिंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। सो लेट्स मीट इन द लेक्चर नंबर 3 of the expansion and consolidation of British Empire. Till then, take care and bye bye.